को चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ओम के 3 बार उच्चारण के साथ में। हम सभी लोग मेरे साथ में सभी कमर गर्दन सीधी कर देंगे और ओम का उच्चारण मेरे साथ में करें। ठीक है, आंखें बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी। एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे। जो हथेलियां है हमारी, उसके बीच में हमारी आईज होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा सभी को एक बार फिर से। और आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये पामिंग क्यों करवाती हूँ मैं, किसी को पता है इसके क्या क्या फायदे होते हैं? पता है किसी को? इसको करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, चेहरे का तेज बढ़ता है, इसलिए करवाती हूँ। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम स्टार्ट। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल पढ़ा था जितने भी प्रकार के हमारे आवर्त हैं उसके बारे में। जो आवर्त के दोष हैं, आवर्त के दोष पढ़े थे और आवर्त निवृत्ति के बारे में पढ़ा था जो लास्ट क्लास थी उसमें। क्या क्या कारण हो सकते हैं भी पढ़ा था, फिर कितने प्रकार का हो सकता है भी पढ़ा था, उसके क्या क्या दोष हैं ये भी पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे आवर्तांतर काल। आवर्त के बीच का काल जो इंटरमेंस्ट्रुअल टाइम है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है ये, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये इंटरमेंस्ट्रुअल काल में गर्भाशय में होने वाला अनियमित और चक्रविहीन रक्तस्राव को मेट्रोरेजिया कहलाते हैं। यह रुक रुक कर और निरंतर 2 प्रकार का पाया जाता है। प्राकृत और नियमित आवर्त चक्र से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, प्राकृतिक और नियमित से कोई इसका संबंध नहीं होता है। आवृत निवृत्ति पार्श्वकालीन स्त्राव, पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग। वो क्या होती है? पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग मतलब मेनोपोज आ गया आपका, यानी कि आवृत निवृत्ति हो गई और उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग हो रही है। आवर्त निवृत्ति के बाद 6 माह अथवा उससे अधिक काल तक योनि मार्ग से होने वाले स्त्राव को पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग कहते हैं। कि उसके बाद भी 6 महीने तक या उससे अधिक काल तक भी कोई ब्लीडिंग लगातार चली आ रही है तो उसको पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग कहा जाता है। इसका कारण है गर्भाशय, गात्र या ग्रीवा में आघात या कैंसर आदि होना। अत्यावर्त मेनोरेजिया ज्यादा किसको बोलते हैं? अत्यावर्त मेनोरेजिया। अरे ये का यदि ऋतुस्राव काल मेंस्ट्रुएशन पीरियड में अधिक हो तो उसको ऋतुकालीन अत्यावर्त काल या मेनोरेजिया कहा जाता है। आवर्त चक्र अपरिवर्तित रहते हैं। आवर्त चक्र अपरिवर्तित रहते हुए आवर्त प्रवृत्ति का काल अथवा मात्रा का बढ़ना ही मेनोरेजिया कहा जाता है।
काल मतलब टाइम बढ़ जाए, या तो ड्यूरेशन बढ़ जाए, और या फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए कि ज्यादा हो रहा है, तो उसको मेनोरेजिया कहते हैं। मेनोरेजिया एक लक्षण है, स्वयं कोई व्याधि नहीं है। मतलब अगर ब्लीडिंग अधिक हो रही है तो आपको अवेयर होने की जरूरत है कि ब्लीडिंग हो क्यों रही है एक्चुअल में, उसका रीजन आपको पता करना चाहिए। खुद में कोई बीमारी नहीं है, इसके कई कारण है, जैसे हाइपरटेंशन, जिनको हाई बीपी रहता है उसको भी होता है, हृदय रोग, और पोषण का अभाव, जीवनीय तत्वों की न्यूनता, मतलब विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी हो रही है तो भी, और कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर कोई ऐसी भी चीज जिसका वहां पे कुछ, अगर कुछ नई वहां पे ग्रोथ हो रही है जो होनी नहीं चाहिए, वो भी एक रीजन होता है। इसमें हार्मोनल उपचार करना चाहिए। जिन स्त्रियों में कोई भी रचना संबंधी दोष हो रहा है, हार्मोनल गड़बड़ी नहीं होती है, फिर भी रक्तस्राव होता है, तो ऐसी स्थिति में यह विकार गर्भाशय पेशी जन्य समझना चाहिए, गर्भाशय की पेशियों के कारण होता है, ये समझना चाहिए। अतः इसकी चिकित्सा में हार्मोन के अलावा शल्य और रेडियोथेरेपी का भी प्रयोग करना चाहिए। शल्य थेरेपी भी कई बार होती है। शल्य थेरेपी मतलब सर्जिकल, सर्जिकल मतलब ऑपरेट करना, ऑपरेशन भी कर दिया जाता है, और रेडियोथेरेपी वगैरह भी दी जाती है। जैसे कि अगर कैंसर वगैरह है या किसी इस तरह की गांठ है जिसके कैंसरस होने का खतरा है, तो रेडियोथेरेपी वगैरह भी करते हैं, और कई में और में भी करते हैं। विकृति क्रियात्मक गर्भाशय के स्राव, कि अगर कोई डिसफंक्शन हो गया है और उसके कारण है तो, हाँ नाम भी लिखा है ना, डिसफंक्शनल यूट्राइन हेमरेज। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या है? ये गर्भाशय से होने वाले विकृत रक्तस्राव है, जिसमें किसी भी प्रकार का आवयविक यदि ऑर्गेनिक कारण नहीं होता है। ये आवर्त किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे अत्यावर्त मतलब मेनोरेजिया हो सकता है, अनेकावर्त बार बार हो सकता है, शीघ्रावर्त जल्दी जल्दी हो सकता है, रक्तस्राव मेट्रोरेजिया हो सकता है, आवर्त दर्शन के बाद होने वाला निरंतर रक्तस्राव। इसमें अनवरत रक्तस्राव होता है जो कई सप्ताहों तक चलता रहता है, मतलब अनवरता ही रहता है और काफी टाइम तक चलता है। इसमें आवर्त दर्शन का काल 6 दिन से लेकर के 6 सप्ताहों तक मिलता है। ठीक है, यह रक्त गाढ़े काले वर्ण का होता है। यह स्त्रियों में अधिकतर पाया जाता है। कई बार तो इसको हार्मोनल गड़बड़ी माना जाता है। वास्तव में इसका कारण अज्ञात है। नियमित रक्तस्राव, रेगुलर ब्लीडिंग, कई बार बीजोद्गम मतलब में ओव्यूलेशन भी पाया जाता है। प्राय 4 सप्ताह के चक्र काल के बाद अधिक और नियमित रूप से रक्तस्राव होता है, तो उसे अधिकतर गर्भपात व प्रसव के बाद या यौवन से पूर्ण तथा आवृत निवृत्ति के बाद पाया जाता है। अगर इससे ज्यादा होता है, ये किस किस टाइम पाया जा रहा है ये बताया है, कि या तो गर्भपात के बाद में, या प्रसव के बाद में, मतलब डिलीवरी के बाद में, या यौवन से पूर्ण होते टाइम, जब जिस टाइम पे आया है एक बार उस टाइम पे, या आवर्त निवृत्ति के टाइम पे ये पाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम रोग प्रतिरोधक उपाय करना चाहिए। प्रथम रक्त रोधक उपाय करना चाहिए, मतलब रक्त रोधक के पहले ब्लीडिंग को रोकने का उपाय करना चाहिए, कि पहले ब्लीडिंग को रोका जाए, फिर उसके बाद में उस पर काम किया जाए। तत्पश्चात नवीन उत्पन्न होने वाले रक्त को रोकने का प्रयास करने तक योगों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब लगातार इतने टाइम तक ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। तो वर्धक दवाइयां या योग की, जिससे हमारा इस तरह का खान पान कि जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, उस तरीके के उपाय करने चाहिए। प्रदर रोग या ल्यूकोरिया, अब इसके बाद में आता है कि प्रदर रोग कितने प्रकार के होते हैं, ल्यूकोरिया किसको कहते हैं। आयुर्वेद में प्रदर एक व्यापक और परिभाषिक संज्ञा है। स्त्री के योनि मार्ग से बाहर निकलने वाले अप्राकृतिक स्राव मात्र को प्रदर कहते हैं। इसी स्राव के स्वरूप के आधार पर ल्यूकोरिया कहते हैं। यह स्राव 3 प्रकार का होता है। अब ये जो है कि आपको, ये भी एक बीमारी है ल्यूकोरिया। किसी भी तरीके का कोई अननेचुरल सीक्रेशन कि जो हो रहा है, वाटरली है, गाढ़ा है, वाइट है, स्मेल वाला है, वो सब अगर कोई भी तरीके का स्राव निकल रहा है और लगातार निकल ही रहा है, तो उसे प्रदर कहते हैं। जलीय स्राव जैसे पानी जैसा वाटरी डिस्चार्ज, ये अत्यंत पतला और सदृश दुर्गंध युक्त या दुर्गंध रहित भी हो सकता है, और अल्प मात्रा में होता है। ये बिल्कुल पानी जैसा होता है, पर उसमें कभी कभी स्मेल भी होती है और कभी नहीं भी होती है। इसे जलीय स्राव कहते हैं, वाटरी डिस्चार्ज कहते हैं। गाढ़ा स्राव ल्यूकोरिया, ये श्वेताब या पीताब
मतलब या तो व्हाइट कलर का गाढ़ा या येलो कलर का गाढ़ा, व्हाइटिश येलोइश भी हो सकता है, मतलब दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। और पिस्टिल होता है, यह दुर्गंध रहित होता है, इसे ही ल्यूकोरिया कहते हैं। शुरुआत में तो बिल्कुल ही इसमें स्मेल होती नहीं, पता भी नहीं चलता है। यह जनन पथ के संक्रमण और शोध से होता है और इसमें स्राव गाढ़ा हो जाता है। अगर किसी तरह का संक्रमण है, इन्फेक्शन है तो होता है, और उसमें क्या होता है, स्राव एकदम गाढ़ा और मोटा हो जाता है। रक्त स्राव, रक्त युक्त स्राव, तो इसमें क्या है, इसमें रक्त में स्राव निकलता है, इसे ही आयुर्वेद में असग्रद या रक्त प्रदर कहते हैं। यह आवर्त काल में अधिक होता है। ठीक है, आवर्त काल में अधिकतर होता है ये। और अगर ये है तो अगर ये वाला लिक्वेरिया है तो ब्लीडिंग, मतलब ब्लडी वाला लिक्वेरिया है, प्रोफ्यूज रेडिश, अगर वो रेड कलर का उसमें आ रहा है बीच बीच में, तो उसे ये वाला कहते हैं। ठीक है, लवण, अम्ल, कटु, विदाही, ग्राम्य और जलीय प्राणियों के मांस, खीर, दही, सिरका, मदिरा आदि का अधिक सेवन ही रोगोत्पत्ति का कारण है। कि अगर आप बहुत ज्यादा लवण ले रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अम्ल ले रहे हैं, कटु ले रहे हैं, कोई भी चीज की अधिकता वो वहां पे दिखा रही है, या फिर जलीय प्राणियों का मांस मीन्स मछली वगैरह अगर ज्यादा ले रहे हैं, दही, खीर और सिरका अगर ये सब चीजें ज्यादा ले रहे हैं, अगर आप मदिरा ज्यादा ले रहे हैं, अल्कोहल, क्योंकि आजकल तो सभी लोग ड्रिंक करते हैं, अधिकतर लोगों के साथ में देखा गया है, जो नई पीढ़ी है वो तो बहुत ज्यादा रोग, तो ये रोगोत्पत्ति का कारण है। लक्षण के अनुसार रोग 4 प्रकार का होता है। अब लक्षण इसमें है तो रोग 4 प्रकार का, कैसा, वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक और त्रिदोषजनक। एक में वात, एक में पित्त, एक में श्लेष्मा और एक में त्रिदोष, मतलब तीनों दोष जिसके अंदर खराब हो गए हैं, जो रक्त प्रदर होता है इसमें, जिसे डीयूबी या हेमोरेजिया भी कहा जाता है। तथा श्वेत वर्ण होने के कारण श्वेत प्रदर प्रदर या ल्यूकोरिया कहा जाता है। दोनों प्रकार में अंग मर्दन और वेदना होती है। ठीक है, दुर्बलता, भ्रम, मूर्छा, प्यास, जलन, कटी प्रदेश में पीड़ा आदि लक्षण मिलते हैं। इसकी चिकित्सा कारण के अनुसार करनी चाहिए। कारण क्या है उसको सॉल्व करके ही इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। सभी में दुर्बलता होती है, सभी में कमर में दर्द होता है, सभी में कहती हैं कि हमें वीकनेस बहुत ज्यादा फील हो रही है। कई बार क्या होता है, उनको चक्कर भी बहुत ज्यादा आते हैं, बेहोश हो जाती हैं, खून की कमी, पानी की कमी। अगर बहुत पल पल पे प्यास लग रही है, मतलब जैसे सब हैं पर किसी को प्यास नहीं लगी और उसको प्यास लगी, इट मीन्स भी ये भी उसका एक रीजन होता है। जलन होती है कंठी प्रदेश में, मतलब कमर के रीजन में दर्द, पेड़ों में भी दर्द होता है, पेड़ों में पेल्विक रीजन में दर्द, थाइज में दर्द, ये सब इसके मेन सिम्टम्स हैं। तो चिकित्सा उसके कारण अनुसार करनी चाहिए कि मेन इसका कारण क्या है, उसको सोच करके चिकित्सा करनी चाहिए। तृतीय अध्याय पे आ जाते हैं हम, सुसंतति अर्थात अच्छी संतान प्राप्ति। सुसंतति अर्थात क्या, अच्छी संतान। आदर्श गर्भ की स्थापना के परिणाम स्वरूप ही श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है, और इस प्रकार ही श्रेष्ठ संतान के लिए कई बातों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आदर्श गर्भ की स्थापना हुई है, किसी भी तरीके की कमी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर एकदम से स्वस्थ और श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होती है। उसके लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे सुसंत सॉरी सुसंतति हेतु जिन आचार विचारों की आवश्यकता होती है, उनमें प्रमुख इस प्रकार से हैं। धर्मशास्त्र और भारतीय वैदिक के अनुसार, वैद्य का अनुसार, ठीक है, हमारी धार्मिक जो धर्म संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे धर्मशास्त्र हैं, वो बता रहे हैं कि सुसंस्कार के लिए क्या आचार और विचार और व्यवहार होना चाहिए। खाना पीना हमारा क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके की दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरीके का आचार विचार रखना चाहिए, जिससे कि अच्छी संतान की प्राप्ति हो। स्त्री पुरुष के कुल, स्त्री पुरुष दोनों के कुल में विद्यमान अविद्यमान व्यक्ति स्वस्थ, दीर्घायु और स्वस्थ कुलज होना चाहिए। प्रकृति होनी चाहिए स्थिर इंद्रियां, कुष्ठ, मधुमेह और मानसिक व्याधियां वंशानुगत और खानदानी हो जाती हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि दोनों ही कुल में ये है कि आपके फादर के साइड में भी कोई बीमारी नहीं है और मदर के साइड में भी कोई बीमारी नहीं, तो कुल हो गया। कुल के अंदर किसी तरीके की ऐसी बीमारी नहीं जिनके बारे में यहाँ बात की है। क्या टीबी की बीमारी है, वो भी जेनेटिक्स में चलती है, थायराइड है, शुगर है, ये सारी चीजें जो बता रखी हैं, कुष्ठ रोग है, मानसिक व्याधियां हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, मतलब जेनेटिक्स के साथ चलती हैं। तो इस तरीके की चीजें ना हो जिससे कि इस तरीके की बीमारियां
बच्चे में पैदा होने से पहले ही आ जाए। तो हमें अच्छी पीढ़ी के लिए, अच्छे संतान के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह पुरुष का स्वास्थ्य तो अब आया, पहले तो कुल में नहीं होनी चाहिए कोई, ताकि बच्चे को कोई गिफ्ट में मिल जाए, गिफ्ट में ना मिले दवा बीमारी। सेकंड, माता पिता स्त्री और पुरुष दोनों का स्वस्थ होना। सुसंतति तो स्त्री और पुरुष दोनों का स्वस्थ होना चाहिए, उनमें से कोई भी कुलज विकार ना हो, मानसिक रोग ना हो, नशा करने की प्रवृत्ति ना हो, और स्त्री पुरुष के दोनों के जननांग स्वस्थ और विकसित हों। अगर विकसित होंगे तभी तो आप एक अच्छे उसका निर्माण कर सकते हैं संतति का। अगर आप सोचिए कि आपके खुद के यूट्रस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप किस तरीके से एक अच्छे हेल्थी चाइल्ड को, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है, वो दे ही नहीं पाओगे। जब दे नहीं पाओगे तो स्वस्थ बच्चा कैसे पैदा होगा, है ना? ये मीनिंग है यहाँ पे इसका। कोई आंतरिक अंग या विकृति ना हो तथा किसी भी प्रकार की अपूर्णता हो। आंतरिक अंग में कोई विकृति ना हो, ना ही अपूर्णता हो शरीर के अंदर। स्त्री में योनि और गर्भाशयगत विकार ना हो, और पुरुष में शुक्रगत विकार नहीं होने चाहिए। इससे स्वस्थ गर्भ की उत्पत्ति संभव नहीं हो पाती है, अगर इस तरीके की कोई भी कमी है तो। प्रथम संतानोत्पादन काल में स्त्री पुरुष में अंतर, स्त्री और पुरुष दोनों के यौवनावस्था में प्रवेश के उपरांत कुछ काल का तक दोनों संतान उत्पादन में अक्षम्य रहते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी के बाद में की बात हो रही है ये। तो आजकल तो शादी ही उस हिसाब से होती है, तो फिर वो वाली बात। दोनों में पूर्ण परिपक्वता होनी चाहिए, पूर्ण वीर्य का होना। काल भिन्न भिन्न होता है, और भारतीय वैदिकों की वयो मर्यादा में बड़ा महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य संतान है तो दोनों का पूर्ण आयु होना भी आवश्यक है। और जैसे ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी जल्दी, ऐसे ऐसा नहीं है। हमारा जो शास्त्र है वो बताता है। अब आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद क्या है, हमारा ग्रंथि तो है ना, बहुत बड़ा। और वो बता रहा है कि किस तरीके से आपको किस एज में शादी करनी चाहिए, किस एज में बच्चे होने चाहिए, क्योंकि वो उनको सबसे ज्यादा सही एज पता है कि सबसे ज्यादा आपकी रिप्रोडक्टिव एज क्या है, किस एज में सबसे ज्यादा आप इस लायक होते हैं, है ना? तो ये वाली बात पे भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आगे चलते हैं हम। संबंध में यद्यपि मतांतर है, अब ये जरूरी नहीं है कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, परंतु संतानोत्पादन हेतु पुरुष की आयु 25 से कम नहीं होनी चाहिए, और स्त्री की आयु 22 से कम नहीं होनी चाहिए। हमारा शरीर तब तक परिपक्व नहीं होता है, चाहे प्यूबर्टी हिट हो गई है, पर परिपक्वता नहीं आई है कि आप एक गर्भ को धारण कर सकते हैं, या आपका वीर्य इस लायक है, आपका शुक्रोत्पत्ति इतनी अच्छी है कि आप एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इसलिए 25 और 22 की मिनिमम एज सेट की गई है। भारतीय वैदिक और धर्मशास्त्र के नियम के अनुसार जो तो स्त्री की आयु पुरुष की आयु से कम मानी गई है, यह उचित है, परंतु आयु में अंतर का तात्पर्य पूर्ण परिपक्वता से ही है। मतलब इसका कारण ये नहीं है कि औरत छोटी होनी चाहिए और आदमी बड़ा होना चाहिए। इसमें क्या है कि औरतों का शरीर इतनी एज में परिपक्व हो जाता है, और आदमियों का शरीर उस एज में परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए उस एज तक के लिए बात कही गई है, छोटा बड़ा रखने के लिए नहीं। भारतीय वैदिक और धर्मशास्त्र, ये तो हो गया। उचित आयु में भारतीय वैदिक और धर्मशास्त्र के नियमानुसार तो स्त्री पुरुष की आयु से कम मानी गई है, परंतु ये उचित है। परंतु आयु में अंतर से तात्पर्य पूर्ण परिपक्वता से है, पूर्ण शारीरिक मानसिक विकास और क्षमता से है। यह जीव विज्ञान के आधार पर भी आवश्यक है। अब ये हमारी बायोलॉजी भी यही बात करी है, हमारा जीव विज्ञान भी यही बात कह रहा है कि इस एज में परिपक्वता आती है, तो इस एज में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब दोनों में कितना अंतर हो यह तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु पूर्ण वयस्कता ही आवश्यक है, कि पूर्ण रूप से आप वयस्क हो गए, ये ही जरूरी है। इसका आधार पुरुषों में शुक्रोत्पत्ति और स्त्रियों में आवर्त दर्शन माना गया है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि आवर्त दर्शन प्रारंभ हो जाने पर ही स्त्री तथा शुक्रोत्पत्ति से ही पुरुष संतान पैदा करने लायक हो जाता है। इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि आयु के मर्यादा में 4 वर्ष से कम तथा 10 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए दोनों के अंदर, ठीक है। 2 प्रसवों में अंतराल कितना कितना होना चाहिए अगर स्वस्थ संतान चाहिए तो। जल्दी जल्दी संतान उत्पन्न होने से स्त्री के स्वास्थ्य में भी विकार आ जाता है, जिसमें इस अवस्था में उत्पन्न बच्चा भी स्वस्थ नहीं रह पाता है, न ही देखभाल हो पाती है। इसलिए 2 गर्भधारणों के बीच में पर्याप्त
अंतर होना जरूरी है। स्त्री का स्वास्थ्य तब तक सही नहीं रहता जब तक कि वो शिशु दूध पीता है। तो जब तक पहला बच्चा दूध पी रहा हो तो दूसरे बच्चे के लिए हमें नहीं कभी भी सोचना चाहिए। तो इसमें मेरे पास अभी हाल फिलहाल ही एक केस भी आया कि एक लेडी आई थी, उसके बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी थी, बहुत जल्दी जल्दी बीमार होता है, इवन उसकी इम्यूनिटी भी नहीं है। तो रीजन पूछा गया, जब उसकी हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि जो उसका बड़ा वाला बेटा था, जब वो प्रेग्नेंट थी दोबारा, तो एंड टाइम तक भी वो उसको फीड कराती रही थी, मतलब उसको दूध पिलाती रही थी। तो बताओ, जो बड़ा वाला बच्चा ले जाएगा सारे पोषण को, और दूध किससे बनता है? खून और ये सारे पोषक तत्वों से ही तो बन रहा है। तो अगर वो दूध में कन्वर्ट हो गया और सब कुछ उसको चला गया तो बच्चे में कमी आएगी कि नहीं आएगी? तो एंड ये हुआ कि लेडी के अंदर हर चीज की कमी आ गई। ठीक है, उसको शुगर वाली स्टेज पे भी वो चलेगी, मतलब डायबिटिक भी हो गई, गेस्टेशनल डायबिटीज भी उसको हो गई, उसके अंदर आयरन की भी कमी थी, कैल्शियम की भी कमी थी, मतलब देखा जा रहा था तो उसको सब कुछ चढ़ रहा था। और उसको चढ़ने के बाद भी, उसके एडमिट रहने के बाद भी, जब उसका बच्चा हुआ तो उस बच्चे को भी इवन आयरन कैल्शियम चढ़ रहा है। तो और चढ़ने के बाद क्या हुआ? कुछ फायदा थोड़ी ना हुआ। वो आज भी बच्चा इतना अच्छा विकसित नहीं है, और पल पल बीमार होता है। जरा सा मौसम चेंज बीमार, जरा सा कुछ खा लिया बीमार, जरा सा ठंडा पानी पी लिया छींक जुकाम खांसी। तो उसके क्या हुआ? वो बच्चा स्वस्थ रह नहीं पाया। एक बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ और दूसरे बच्चे के साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑकर हो गई। इसलिए हमें ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे के साथ हमें, जब बड़ा वाला बच्चा दूध पी रहा है तो हमें दूसरे बच्चे के लिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ना केयर कर पाते हैं, ना ही उसे पूरा पोषण मिल पाता है। यह पूरी तरह से माँ पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि माँ जो भी आहार लेती है उसके एक अंश का उपयोग बालक के पोषण में ही निकल जाता है। तो माँ भी क्या होती है? दुर्बल हो जाती है, तो वो ना तो ख्याल रख पाती है, ना ही बच्चे को पोषण दे पाती है। अतः जब तक बालक अन्न ग्रहण न करे और स्वयं अपने आप खाने पीने न लगे, तब तक माँ को दोबारा गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर कम से कम 4 वर्ष का अंतर दो संतानों के बीच में आवश्यक है। 4 नहीं तो 3 तो मिनिमम है, इतना तो होना ही चाहिए, उससे कम में नहीं करना चाहिए। यह होना ही चाहिए, और यह कुपोषण तथा संपूर्ण स्वास्थ्य की दृष्टि से परम आवश्यक है कि अगर कुपोषित संतान को आप पैदा कर रहे हो तो उससे क्या फायदा है। इसलिए कुपोषण ना हो, इसलिए जरूरी है कि इतना एज डिफरेंस होना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त गुणों से युक्त स्त्री और पुरुष का बीज उत्कृष्ट और संपन्न होता है, और उनके संयोग से सुयोग संतान की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार ऋतु, क्षेत्र, जल और बीज के सानिध्य से धान्यांकुर की उत्पत्ति होती है। यहाँ बता रहे हैं कि बीज किस तरीके से उत्पन्न होता है, कि जल है, ऋतु है, क्षेत्र है, पानी है, गर्मी है, धूप है, उस हिसाब से जितना जो सबके उसके अंकुरित होने के लिए जरूरी है, सेम वैसे ही संतान उत्पत्ति के लिए भी ये सारी चीजें परम आवश्यक होती हैं। उसी प्रकार ऋतुकाल, शुद्ध गर्भाशय, शुद्ध पोषण, उत्तम पुरुष बीज के संयोग से ही स्त्री में गर्भ स्थिति होती है, और यही आदर्श और श्रेष्ठ गर्भ है जिससे सुसंतति की उत्पत्ति होती है। समझा मैंने, दिया आपको। आ गए हम अब 4th वाले लेसन पर। 3rd लेसन हमारा यहीं पे फिनिश हो गया। ठीक है, कुछ पूछता ना तो नहीं है उसके अंदर? बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। गर्भधान, कैसे गर्भधान होता है इस बारे में पढ़ते हैं। गर्भ क्रांति, गर्भाभाव क्रांति और शाब्दिक अर्थ होता है गर्भ का अवतरण। ठीक है, गर्भ की उत्पत्ति या प्राप्ति होना। इस प्रक्रिया में अगर्भ को गर्भत्स प्राप्त होता है। गर्भाधान में शुक्र, शोणित और जीव का कुक्षी के भीतर संयोग होता है। ठीक है, वास्तव में स्त्री बीज तथा पुरुष बीज अर्थात परिपक्व डिंब और स्वस्थ शुक्राणु के संयोग होने से को ही गर्भधान कहते हैं। मतलब शुक्राणु और अंडा जब मिलता है तो उसी से ही गर्भ बनता है, उसी को ही गर्भ कहते हैं। जायगोट आता है, ठीक है, और उसी जायगोट का इसी को गर्भ की संज्ञा दी जाती है। अर्थात शुद्ध शुक्र और शुद्ध आवृत दोनों जब मिल जाएंगे तो उसके मिलने से ही नवीन जीव की सृष्टि होती है, नया जीव बनता है। शुद्ध शुक्र अर्थात शुक्राणु, शुद्ध आवर्त अर्थात स्त्री बीज ओवम। ठीक है, ओवम और स्पर्म जब दोनों मिल गए, जो दोनों हेल्दी है, हेल्दी ही मिलते हैं। ठीक है, और ये एक अलग बात है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है शुक्राणु, जो ताकतवर ज्यादा होता है ओवम, वो दोनों ही मिलते हैं और उससे ही बच्चे की उत्पत्ति होती है। और इसको डिंबाणु, ये डिंबाणु का बोधक है।
ठीक है। किंतु सदैव ही डिंबाणु और शुक्राणु के मिलने से गर्भ की स्थापना नहीं होती है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार गर्भ स्थापना के लिए आत्मा पंचमहाभूतों की उपस्थिति भी अनिवार्य है ना। तभी तो हम कहते हैं जीव में जान है। जान है तो कैसे जान है? क्योंकि उसमें आत्मा और पंचमहाभूत जब इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा शरीर किससे बना है? पंचमहाभूत से ही तो बना है। ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो शरीर बनता है। जब तक शुक्र और रज के साथ साथ उसमें आत्मा का पंचमहाभूतों का योग नहीं होता, तब तक गर्भ अस्तित्व में नहीं आता है। ठीक है। कभी कभी रज और वीर्य के साथ पंचमहाभूत का मिलन तो होता है, पर आत्मा का संयोग नहीं हो पाता है। ऐसी दिशा में भी एक मांस पिंड ही अस्तित्व में आता है, उसमें चेतना नहीं आती है। हम कहते हैं ना कि टाइम तो इतना हो गया, 3 महीने हो गए, पर कुछ भी उसमें डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। एक मांस का पिंड ही हमारे को दिखाई दे रहा है, और उसमें हम कहते हैं पिटल हार्ट साउंड नहीं सुनाई दे रही। पिटल हार्ट साउंड मतलब आत्मा और चेतना अगर वो आई नहीं तो फिर कैसे गर्भाशय, कैसे गर्भ धारण हुआ, है ना। केवल एक मांसपिंड ही आया उसके अंदर। पूर्ण गर्भ के अस्तित्व में आने के लिए उसमें आत्मा का भी होना आवश्यक है। ठीक है। स्त्री पुरुषों की जनन कोशिकाओं में 23 क्रोमोसोम माता के होते हैं और 23 ही क्रोमोसोम पिता के होते हैं। जब शुक्राणु और डिंबाणु मिलकर एक निषेचित डिंब के रूप में एकाकार हो जाते हैं, मतलब स्पर्म और ओवम जब मिलकर के एक हो जाते हैं, दोनों के जब जाइगोट मिलकर के जब जाइगोट बन जाता है तो उसको ही हम निषेचन की प्रक्रिया एकाकार हो जाते हैं। तब इस निषेचित कोशिका को भी अन्य कोशिकाओं के समान ही 23 जोड़े अर्थात 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 23 माता के और 23 पिता के। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, माता होती है उसके सारे ही जो होते हैं क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं वो एक्स 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 होते हैं, और जो पिता होते हैं उसके क्या होते हैं, एक जोड़ा उसका एक्स वाई होता है। वो निर्धारित करता है कि लिंग क्या बनेगा बच्चे का, है ना। तो उसमें एक्स 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 अगर जुड़े माता के और पिता के एक्स एक्स जुड़े तो वो क्या हो गया, हमारी मादा संतान होगी, मतलब स्त्री, एक लड़की का जन्म होगा। और अगर एक्स वाई जुड़ गए तो वो एक पुरुष, मतलब एक लड़के का जन्म होगा, बॉय चाइल्ड होगा। ठीक है। 46 जोड़े होने जरूरी होते हैं। अनुमानतः प्रत्येक जनन कोशिकाओं में 60,000 से लेके 1,20,000 तक जीन्स होते हैं। ठीक है। ये जीन्स से ही हमारे गुण जाते हैं। आंखें कैसी होंगी, आंखों का कलर कैसा होगा, बाल का कलर कैसा होगा, रंग कैसा होगा, लंबाई चौड़ाई कैसी होगी, गुण कैसे होंगे, खाने पीने का तरीका कैसे होगा, आवाज कैसी होगी, बोलचाल कैसी होगी, ये सारी चीजें किससे आ गई, हमारे जीन्स से आती हैं। ठीक है ना। तो जो, और ये जो बीमारियों का पैटर्न है, जो आदतों का पैटर्न है, जो काम करने का पैटर्न है, वो भी वहीं से आता है। ठीक है। ये ही बालक में वंश परंपरा के वाहक होते हैं। अब समझ लिया वंश परंपरा क्या हो गई। वंश परंपरा हो गई कि जो माता पिता से मिला वो आ गया। अब कई बार क्या कहते हैं कि माता पिता में तो ये गुण नहीं, कहां से आया, तो वो या तो नानी की तरफ से, ठीक है, माता के यहाँ से, जो माता की माता को अपनी माता से मिले हैं तो वो उस टाइम पे दबे हुए थे, इस टाइम पे उभर के सामने आ गए। या फिर पिता को अपनी माता से, ठीक है, पिता को अपनी माता के यहाँ से मिले हुए हैं कि ये हम मेरे माँ या बाप के हैं, जिसके जो उस टाइम दबे हुए थे यहाँ उभर करके आ गए। तो हम कहते हैं ना ये अपने नाना को गया, ये अपने दादा को गया, ये अपने दादी को गई है, ये अपनी नानी को गई है। तो ये वाले गुण जो आते हैं ये भी माता पिता के अंदर ही होते हैं, ये ही हमारे वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं के माध्यम से माता पिता के वंश की विशेषताएं बालक में बीज रूप में अविक्रमित होती हैं। इनमें कुछ जीन शारीरिक विशेषताओं के वाहक होते हैं और कुछ मानसिक विशेषताओं के। कुछ तो जो शारीरिक, जो हमारा बॉडी टाइप है उसको बताते हैं, कुछ हमारी मानसिकता को, जैसे हमारी आदतें, जैसे हमारे गुण, उनको बताते हैं। ठीक है ना। मानसिक का मीन्स यहाँ ये है। इनमें हर जीन एक एक विशेषता का वाहक होता है। हर जीन एक एक विशेषता को लेके चलता है, पर्टिकुलर एक के लिए एक ही होता है ना। हर विशेषता से संबंधित जीन माता और पिता दोनों से बालक को मिलते हैं। देखा, यही बात मैं भी बोल रही थी कि माता से और पिता से ही मिलते हैं, और अनुकूल परिवेश में मिलने पर ही उसी के अनुरूप शील गुण बालक के अंदर विकसित हो जाते हैं। और जो परिवेश है उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि जो उस टाइम का परिवार का वातावरण है, उस टाइम की जो सारी चीजें हैं, किस तरीके का एनवायरमेंट है, प्रकृति है। और कहते हैं ना कि जैसे किसी घर परिवार में अगर कलह कलेश ज्यादा हो रही है और वहां पे कोई गर्भिणी स्त्री है तो उसके अंदर क्या होगा, वो बच्चा बहुत अग्रेसिव होगा, उसने बस
लड़ाई मार धाड़ ये सब कुछ देखा है, क्योंकि बच्चा कैसे देखता है, माता की आंखों से देखता है, माता के कानों से सुनता है, तो वो सारी चीजें, हर एक चीज वो नोटिस कर रहा होता है। हम कहते हैं ना कि बच्चे के अंदर तो प्राण आ गए, वो सब सुन रहा है, वो सब देख रहा है, वो तो यही मीनिंग है उसका, कि उन सब चीजों को वो अडॉप्ट करता है, वहीं से सीखता है वो उन चीजों को। हम कहते हैं ना कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हम तो ऐसे लड़ते ही नहीं है, इसके तो पापा भी नहीं लड़ते हैं, इसकी तो मैं भी नहीं लड़ती हूँ, तो फिर ये बच्चा क्यों इतना लड़ता है? कि उसने सिचुएशन ऐसी देखी, या तो आप ऐसे वर्क प्लेस पे जा रहे हैं काम करने के लिए, या फिर आप ऐसे लोगों के बीच उठ बैठ रहे हैं, या फिर आपके साथ बार बार कोई लड़ रहा है आकर के, तो वो बच्चा वो ही सारी चीजों को अडॉप्ट कर लेता है। ये परिवेश का असर मैं बता रही हूँ। उसी के अनुरूप शील गुण बालक के अंदर विकसित हो जाते हैं, शील और गुण उसी तरह से विकसित हो जाएगा। गर्भधान के बाद गर्भ में अवस्थापित माता पिता से प्राप्त इन जीनों को बदला नहीं जा सकता है। बालक वंशानुक्रम इसी समय निर्धारित हो जाता है, उसकी जो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम, वंश का अनुक्रम जो है वो इसी टाइम में उसके अंदर फिट हो जाता है, मीन्स डेवलप हो जाता है अच्छे से, क्योंकि जीन्स तो सारे आ गए एक एक के साथ में, और फिर उसके अंदर ही वो सारे गुण आ गए, वो वहीं पे विकसित हो गए। जो 9 महीने हैं वो क्या है, विकसित होता है उसके अंदर ही। गर्भधान में बाद गर्भ में अवस्थापित माता पिता से प्राप्त इन जीनों को बदला नहीं जा सकता है। जो भी आ गए उनको आप कैसे भी चेंज नहीं कर सकते, वो ही रहेंगे। बालक वंशानुक्रम इसी ये समय निर्धारित हो जाता है, और उसका वंशानुक्रम जो है, हेरिडिटी, इसी टाइम निर्धारित होती है। सामान्यतः बीज वाहिनियों के ऊपर ही भाग में गर्भाधान होता है। स्त्री डिंब में पुरुष शुक्राणुओं को अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है। इसी विशिष्ट प्रक्रिया के कारण स्त्री डिंबाणु पुरुष शुक्राणु को अपनी ओर खींच पाता है। जो ऊपर का एरिया होता है, वैसे जैसे ओवम कैसा होता है, ओवम जैसा होता है, जैसे इस तरीके का होता है। अब इसमें जो ऊपर का एरिया होता है उसके अंदर एक ऐसी ताकत होती है जिससे वो शुक्राणु को अपनी तरफ खींचता है, और वहीं आके शुक्राणु अटैच होता है, जैसे इस तरीके से आके शुक्राणु अटैच होता है। जब वो इस तरीके से अटैच होता है तो ही एक उसका निर्माण होता है, डिंबाणु का मतलब एक जायगोट का। और इसी कारण से डिंबाणु पुरुष शुक्राणु को अपने और गर्भधान के लिए एक ही शुक्र की कीट की आवश्यकता होती है, बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि वीर्य के साथ अनेक गर्भाशय में प्रविष्ट करते हैं, प्रविष्ट बहुत सारे करते हैं, पर क्या होता है, इन्फ्यूज एक ही होता है, एक ही से होता है, ठीक है। इसमें जो सबसे प्रबल और योग्यतम होता है वही डिंब के साथ मिलकर स्थापना, गर्भ स्थापना में सफल हो पाता है। अभी मैंने पहले भी कहा था कि जो सबसे ज्यादा स्वस्थ होगा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, वो ही मिलता है। कई बार एक से ज्यादा भी बच्चे होते हैं, जैसे कि ट्विंस हो गए, कई बार 3 भी हो गए ना, बहुत कम होते हैं 3, तो 2 भी कम ही होते हैं, पर एक तो हमेशा ही होता है। तो जो सबसे ज्यादा हेल्थी और विकसित होता है वो ही मिलते हैं दोनों। और कई बार ऐसा होता है कि 2 इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो भी मिल जाते हैं, तो ट्विंस पैदा होते हैं। स्त्री डिंबाणु शुक्राणु को खींचने के कारण शुक्राणु विकीर्ण मंडल, मतलब रिएक्टेड में मिलित होकर स्वच्छ मंडल में अपना सिर प्रविष्ट करते हैं। कर देता है। शुक्राणु का शेष भाग डिंब में प्रविष्ट नहीं हो पाता है। जो आगे का हिस्सा होता है शुक्राणु का, वो उस डिंब, उसके अंदर ओवम में चला जाता है। जो पर पीछे पूंछ जैसी होती है, पूंछ किस लिए होती है, वो मूव ऑन करने के लिए होती है, कि वो वहां तक पहुंच जाए, अंडाणु तक। अंडाणु तो चलता नहीं है, ठीक है, चलता क्या है, शुक्राणु चलता है, वो भी अपनी टेल से। तो वो उसका जो टेल वाला हिस्सा है वो टूट के अलग हो जाता है, जो आगे वाला मुंह वाला हिस्सा है बस वही उसके साथ अटैच होकर के बना लेता है, क्योंकि टेल की जरूरत नहीं होती, टेल की जरूरत बस केवल मूवमेंट के लिए होती है। और उसका काम खत्म हो गया तो वो वहां से टूट के अपने आप अलग हो जाता है। या डिंब में एक ही स्त्री उपकेंद्र विकसित होता है और शुक्राणु का प्रविष्ट मुंड पुरुष उपकेंद्र बनाता है। एक अंडे के अंदर तो केंद्र है ही, और जो पुरुष वाला गया उस केंद्र बन जाता है, ठीक है। ये दोनों उपके होने हेतु एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। इसी समय डिंब के अंदर उपस्थित साइटोप्लाज्मा जो होता है का शोषण प्रारंभ हो जाता है, और इस शोषण के कारण पुरुष उपकेंद्र का स्वरूप पहले की अपेक्षा बड़ा हो जाता है। ये हम तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों मिलते हैं और किस तरीके से बनता है। गर्भस्थ शिशु के विकास की प्रक्रिया को 3 अवस्था में बांटा गया है। बीजावस्था मतलब जर्मिनल वाला टाइम जो पीरियड होता है उसका, भ्रूणावस्था एम्ब्रियोनिक पीरियड जो उसका भ्रूण बनने का टाइम, और गर्भावस्था मतलब फीटल पीरियड जिसमें पूरा गर्भ का विकास होता है ना। गर्भ का पोषण किसके ऊपर डिपेंड करता है, माता के ऊपर डिपेंड करता है। और माता के पोषण की जिम्मेदारी किसकी होती है, उस पिता की होती है, बच्चे के पिता की होती है, और सारे परिवार की भी है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि केवल पिता की है, केवल पिता ही थोड़ा ना रहेगा हर समय, पर बाकी सबकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज्यादा पिता की रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
और उससे भी ज्यादा माता की खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि वो दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहे। गर्भ माता के उदर में रहकर किस प्रकार वृद्धि करता है, कहां से उसे पोषण प्राप्त होता है, इस संदर्भ में पूर्ण गर्भावस्था के पोषण काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक 3 महीने का समय और अंतिम 6 महीने का समय। इस अवधि में विभिन्न प्रकार के पोषण से होता है। जो मेन टाइम सबसे पहले 3 महीने का होता है और फिर 6 महीने का होता है। ऐसे करके दो भाग में यहाँ डिवाइड कर दिया गया है कि कैसे पोषण मिला, कैसा खाना पीना मिला, कैसे विकसित हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सारी जानकारी इसके अंदर दी जा रही है। तो शुक्राणु पोषित संयोग के बाद 1 सप्ताह तक गर्भ डिंब वाहिनी में ही रहता है। डिंब वाहिनी क्या होती है? ओवरीज। ठीक है, ओवरी होगी क्या? ओवरी, और ओवरी से डिंब वाहिनी, वो जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें से होकर के फिर वो कहाँ आता है? यूट्रस में। फिर आकर के यूट्रस में जम जाता है वो। यहीं पर कोषाणुओं की वृद्धि होकर के उसके ऊपर पोषक भक्षक कोशिकाओं का एक स्तर बन जाता है और इस स्तर से सेलों द्वारा गर्भ डिंब वाहिनीगत उपस्नेह और उपस्वेदन को ग्रहण करता है और यहाँ पर इन सेलों का भक्षण नहीं होता है। उसके बाद गर्भाशय में से ये सेल प्रवेश कर गर्भाशय की श्लेष्मा कला को खाकर छिद्रित कर गर्भाशय का दीवार में एक गर्त बनाकर प्रवेश कर देते हैं। जो यूट्रस का साइड वॉल होती है, ऐसे वॉल होती है ना, वहीं पे थोड़ी सी जगह करी और यहाँ पे ऐसे घुस गया और वहीं पे जाकर के जुड़ गया और वहां पे क्या विकसित हो जाएगी? फिर वो हम जो बोलते हैं ना अपरा, जो नाल निकलती है जिससे बच्चा जुड़ा रहता है, उसके थ्रू, उस गर्भाशय की वाल के थ्रू उस बच्चे को पोषण मिलता है। ये तरीका होता है। ठीक है, फिर ये प्रवेश का छिद्र बंद हो जाता है और गर्भ उसी स्थिति में हो जाता है, उसी में स्थित हो जाता है गर्भाशय में। ठीक है, इस अवस्था में गर्भ के चारों ओर श्लेष्मा कलाओं से निकला हुआ रक्त तथा रक्त भरा रहता है और गर्भ के ऊपर की पोषक सेलों में से सेल उसमें से अपने योग्य खाद्य पदार्थों को ग्रहण करती रहती है। जो आसपास की श्लेष्मा कला होती है ना, उसको ग्रहण करती रहती है। अब जो पीरियड्स आते हैं उसमें क्या होती है? वो तो सारी श्लेष्मा कला और रक्त जितना इकट्ठा है वो टूट के बह के निकल जाता है। पर जब वो गर्भ धारण हो जाता है तो वो ही जो रक्त है वो बच्चे के पोषण के लिए काम आता है। उसको वो खा के मीन्स उसी को वो एब्जॉर्ब करके और अपने लिए एज ए न्यूट्रिशन अपने शरीर को विकसित करता है। मतलब उसका जो ये हमारा जाइगोट बन गया वो धीरे धीरे बड़ा होकर के बढ़ता जाता है। खाद्य द्रव्य को ग्रहण करते धीरे धीरे गर्भ के पोषण आवरणों के चारों ओर की सेलों से अंकुर निकलने लग जाते हैं, जिनके कारण गर्भावरण और गर्भाशय की श्लेष्मा कला के बीच काफी अवकाश उत्पादन हो जाता है। इसी अवकाश में गर्भाशय की रक्तवाहिनियों में से रक्त का संचार होने लग जाता है और इस तरह से चारों ओर से अवकाश की रक्त की छोटी छोटी सी असंख्य झीलें बन जाती हैं। आरंभ में इन झीलों में केवल कोशिकाओं से रक्त आया जाया करता है, परंतु जब गर्भावरण के अंकुर शाखा प्रशाखा युक्त और लंबे हो जाते हैं तब सब जगह से धमनियों और शिराओं को भी खाने लगते हैं। इस कारण झीलों से इन धमनियों में रक्त आता है और शिराओं से लौट जाता है। ठीक है, इन झीलों में आगे आए रक्त से गर्भ का पोषण होता रहता है और यह अवस्था 6 माह तक होती है। 6 माह तक क्या होता है? कि इसी तरह से खून आता जाता रहता है और काम चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद वास्तविक अपरा का निर्माण होता है। अपरा भी मैंने बताया क्या? प्लेसेंटा, जो नाल होती है, उस वास्तविक का निर्माण होता है। फिर पोषण उससे आता जाता है। तब तक तो क्या है? आसपास से खून वगैरह शिराओं से, वेन से आ रहा है, वो झील जैसी जो हमने बोल दिया, तो वो जो आसपास की सारी चीजें हैं वो आकर के इकट्ठा हो जाती है और उसमें बढ़ जाते हैं। शिराओं से वापस निकल जाता है जो गंदा होता है। ठीक है, जो अनयूज्ड होता है। अब क्या होता है? इसके बाद में अपरा बन गई, मेन प्लेसेंटा बन गया जिससे बच्चे के अंदर सब कुछ पहुंच रहा है और प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है और तब गर्भावस्था के समस्त अंकुर जो होते हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं और अंत में पूर्ण रूप में नष्ट हो जाते हैं। जो आसपास ऐसे फैल जाते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और उसके बाद में अपरा वाले भाग के अंकुर ही रह जाते हैं। बस के जो अपरा वाला भाग होता है बस वही रह जाता है। और तथा 6 सप्ताह में अपरा से पूर्ण रूप 6 सप्ताह में पूरा अपरा बन जाता है। मतलब 1 महीना 1.5 महीने के करीब में सब कुछ बन जाता है। ठीक है, पूर्ण प्लेसेंटा बन जाती है। तब गर्भ का पोषण अपने स्थान के अंकुरों से होता रहता है। तब तक अपरा और नाभि नाड़ी पूरी तरह बन जाती है। सबसे फर्स्ट यही बनती है। उसके पश्चात गर्भ का पोषण केवल अपरा में पाए जाने वाले आवरण अंकुरों के नाभि से नाड़ी से ही होता है। नाभि की नाड़ी से ही होता है। बस अब जो होगा इसके बाद में 1.5 महीने के बाद में वो सारा पोषण
उसी के थ्रू होगा। जो भी कुछ खाया पिया है, जो भी कुछ बच्चे को न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो उसके अंदर से वेस्टेज है वो उससे निकल जाएगा बाहर, और जो उसको चाहिए वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। अतः अपरा और नाभि नाड़ी बनने के समय तक गर्भ का सर्व शरीर चारों ओर माता की रस धमनियों से जो रक्त आता है उससे पोषण होता है, और उसके बाद जब अपरा बन जाती तो उसी से गर्भ का संपूर्ण पोषण होता है। गर्भस्थ रक्त संवहन फीटल सर्कुलेशन अपरा से शुद्ध रक्त नाभि सिरा द्वारा नाभि में प्रवेश होकर यकृत में प्रवेश करता है, और उससे कुछ रक्त सीधे सिरा वाहिनी और अधो महासिरा इंफीरियर से में प्रवेश करता है। बाकी रक्त प्रतिहारिणी महाशिरा में प्रवेश करके समस्त यकृत में संचार और करके अधो महाशिरा में मिलता रहता है। ये अब बता रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या चलता है। अधोमहाशिरा और रक्त दक्षिण आलंद से जाकर के अंडाकृति छिद्र के द्वारा सीधा वामालिंद में, फिर वहां से वामनिलय में, और महारक्त धमनी से समस्त शरीर में। ठीक है। विशेष करके मस्तिष्क और उसके सिर में संचार करता है। उधर्व महाशिरा के द्वारा आया हुआ रक्त भी दक्षिण आलंद में जाता है, परंतु वहां से अधोमहाशिरा के रक्त के साथ मिश्रित ना होकर के दक्षिण निलय में जाकर वहां फुसफुसीय धमनियों द्वारा फुसफुस में आकर के वामानिलय में फुसफुस शिराओं में आ जाता है। मतलब वो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो कहाँ पहुंच जाएगा, फुसफुस। फुसफुस मीन्स फेफड़े में पहुंच गया, वहां पे वो क्लींजिंग वगैरह होने का जो प्रोसेस है। अभी हार्ट में कैसे आया ये बता रहे हैं, और हार्ट से लंग्स में कैसे आया ये चीज का यहाँ पे विवरण किया गया है। ठीक है। यहाँ रक्त पोषण के लिए आता है, और रक्त फुसफुसी धमनी से धमनी नलिका द्वारा महाधमनी में प्रवेश होकर सामान्य रक्त में परिभ्रमण करता है, तथा ऊर्ध्व और अधोमहाशिरा द्वारा हृदय में वापस आ जाता है। अब वापस कहाँ से आ गया, फुसफुस मीन्स फेफड़े से वापस वहां आ गया हमारे हार्ट के अंदर, फिर अधोमहाशिरा में अगर शरीरगत रक्त का परिभ्रमण जारी रहता है। इसी तरीके से पूरा जो रक्त परिसंचरण है वो चलता रहता है। जो हमारा ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इस तरीके से वर्क करता है। परंतु अधोशाखा में आए हुए रक्त का कुछ हिस्सा अभ्यंतरी अधोश्रोणिका धमनियों की दो शाखाओं द्वारा नाभि धमनियों से आकर के अपरा में शुद्ध होने के लिए जाता है, और फिर शुद्ध हुआ रक्त नाभि शिरा द्वारा फिर गर्भ में प्रवेश कर जाता है। इस तरीके से कहाँ आया, कहाँ से कहाँ आया ये बताया गया है कि कैसे न्यूट्रिशन मिल रहा है बच्चे को, है ना। तो इस तरीके से आके फिर नाभि नाड़ी के द्वारा वापस बच्चे के अंदर पहुंच गया, ये बताया गया है। इस तरह से गर्भ में रक्त परिभ्रमण होता रहता है और गर्भ का पोषण होता है। ऋतु आरंभ में विलंब, ऋतु संबंधी रोग क्या क्या है। अब ये तो हो गया कि कैसे पोषण मिला, अब हम आगे चलते हैं। यदि कोई जवान लड़की इस योग, अब ये तो बिल्कुल ही न्यू टॉपिक चालू हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं 5:50 तो हो ही गए हैं, अब हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे सारे ऋतु संबंधी है हमारा। हाँ, तो अभी पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इसका करेंगे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर चालू करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप, 5-7 मिनट है। मैम नमस्ते जी। मैम ये कह रहे हैं कि इसमें जैसे लक्षण तो बहुत सारे बताए गए हैं किसी भी मर्ज के, लेकिन उसका इलाज क्या है वो तो बताया नहीं जा रहा है। अभी आ रही है आगे, हम जितनी भी अब जो हम पढ़ेंगे ना, जो अब टॉपिक चालू करेंगे उसके अंदर आपके सारे जो स्त्री के रोग हैं, और उसके साथ में क्या एनिमा लेना है, गुनगुने पानी की पट्टी करनी है या मिट्टी की पट्टी करनी है, वो सब बताया जाएगा। आपने पढ़ा नहीं है अभी, आगे अभी पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर सब कुछ दे रखा है। अभी तो ये जो मेन चीज थी ना, आवर्त के साथ में सिर्फ आवर्त रिलेटेड चीजें थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया था। अब इसमें आएगा पूरा जो है स्त्री रोग ही आ जाएंगे सारे, स्त्री यौन संबंधित पूरे रोग आ जाएंगे, और उसमें क्या क्या देना है वो सारा इसमें बताया जाएगा। ठीक है ना। जी जी हाँ, आगे पढ़ लेना, आप पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा कि उसके अनुसार। ठीक है, ठंडी सेक देनी है, गर्म सेक देनी है, हमें हिप बात देखना है कि उसमें हमें क्या क्या चीजें देनी है, वो पता चल जाएगा। ठीक है जी मैम, पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आइएगा तो अच्छे से समझ में आएगा सारा। बहुत मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये गायनी, तो आप सब पढ़ के आएंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि फिर आप क्वेश्चन भी कर सकते हो कि इसमें ये नहीं है तो ये है तो क्या करना चाहिए, है ना। जी जी ये वाली बात।
गर्भ संबंधी रोग भी हम फिर उसके बाद पढ़ेंगे। इसीलिए इसमें मैंने पूरा अभी छोड़ दिया कि अब इस नए न्यू टॉपिक है, बिल्कुल इसको स्टार्ट करने से कोई मतलब ही नहीं है कि ऋतु आरंभ में विलंब। अब यहाँ पे सारी चीजें चालू होंगी ऋतु से रिलेटेड। अभी तो जो हमने पढ़ा था ना वो फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ा कि जी ये इतने तरह के आवर्त के अंदर ये चेंजेस हैं, इतने इतने तरह का आ गया कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। अभी आपने पढ़ ली इसकी पूरी फिजियोलॉजी, है ना, जी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ ली हमने। अब पढ़ेंगे हम उसमें कि अब हम ट्रीटमेंट पार्ट क्या देंगे, क्या डिजीज है, क्या साइन सिम्टम्स हैं, लक्षण वगैरह क्या आ रहे हैं, और उसके बाद में उसे हमने डायग्नोस कैसे कर लिया। अब डायग्नोस कर लिया तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, ये अब आगे इसमें बताया जाएगा। ठीक है। जी जी मैम। जी मैम। और कुछ नहीं, चले क्लास खत्म करते हैं आज की, फिर नई क्लास हम अगला अपना सेशन आज के वेंसडे अब फ्राइडे को लेंगे। ठीक है। और सभी भेज देना, फ्राइडे के बाद में सैटरडे संडे आपका ग्रुप ओपन हो जाएगा, उसमें अपना काम सब लोग भेज दीजिएगा जो असाइनमेंट मैंने बोला हुआ है वही। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और दूंगी मैं, क्योंकि 2 वीक हो गए ना, तो हम एक क्वेश्चन और देंगे और सभी लोग उसमें अपना एक क्वेश्चन का आंसर और जो लास्ट वाला डायग्राम है वो बना के सभी भेजेंगे। ठीक है। चेक करेंगे हम उसको, उस असाइनमेंट्स के मार्क्स वहीं से मिलते हैं। ठीक है। चलिए हम सभी शांति पाठ करते हैं, मेरे साथ में सभी में शांति पाठ कीजिए। कमर गर्दन सीधी बैठेंगे, आंख बंद करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्ण।